तो नाउ अभी तक हमने सिंगल रिंग वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी किए, जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग में हमने पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन स्टडी किया, और 6 मेंबर्ड के केस में pyridine was studied, detailed chemistry और structure was studied. Then the next topic of this chapter is condensed 5 and 6 membered heterocyclic compounds. So condense वो होते हैं usually most of the cases में बेंजीन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में ये 5 या 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं दे गेट फ्यूज। सो ये चार हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट इज इंडोल, देन बेंजोफ्यूरान, देन क्विनोलिन एंड देन आइसोक्विनोलिन। So first of all, we'll discuss benzopyrrole. Benzopyrrole, if you look into the structure, तो एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में फ्यूज्ड जो दूसरा रिंग है दैट इज पायरोल रिंग इज बीइंग फ्यूज्ड विद द बेंजीन रिंग। तो वो दोनों कॉमन एक एटम शेयर कर रही हैं जिसको हम ब्रिज्ड कार्बन बोलते हैं। वो दो कार्बन एटम्स को कॉमनली शेयर करता है बेंजीन रिंग भी और पायरोल रिंग भी। देन कम्स द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपके बुक में दो तीन है बट सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है विच इज फिशर्स इंडोल सिंथेसिस। सो फिशर इंडोल सिंथेसिस में इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन पूरा आ सकता है क्वेश्चन के लिए, फाइनल में क्वेश्चन आ सकता है ये फॉर 3 मार्क्स। So now you see that we have a benzene here, और ये हाइड्रोजोन, ये पिछले साल आपने वहां पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े होंगे जहाँ ग्लूकोसाजोन ओसाजोन जो भी बनते हैं। तो ये फिनाइल हाइड्राजोन है, एन एन और ये डबली बॉन्डेड कोई भी आर ग्रुप जब होता है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। इधर में फिनाइल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज फिनाइल हाइड्राजोन। when made to react with zinc chloride, तो रिंग फ्यूजन होती है और हमारे पास 2 मिथाइल इंडोल एज अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। नाउ वील गो इनटू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसका ध्यान से समझना है, कहीं नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, प्लीज अनम्यूट और मुझे बताना है कि मैडम ये वाला स्टेप जो है उसको रिपीट करो। आई विल रिपीट दैट बिकॉज मैंने अभी बोला कि दीज आर इम्पोर्टेंट। ये जो हम कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे इसमें इनकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की, इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म, बिकॉज ये नेमिंग प्रिपरेशन है। तो यू सी ये हाइड्रोजोन को मैंने कैसे लिखा है, ये जो बिगिनिंग का ये हाइड्रोजोन मॉलिक्यूल था जहाँ पे CMe नाइट्रोजन के साथ में जो डबली बॉन्डेड कार्बन थी उसके पास में दोनों तरफ में मिथाइल ग्रुप थे, है ना। तो इस जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो उन दोनों मिथाइल ग्रुप में से एक मिथाइल ग्रुप को कैसे लिख देना है CH2 और एक उसका हाइड्रोजन अलग से ओपन करके लिखना है, ठीक है। देन यू लुक इनटू द एरोज। तो एरो आप देखिए जो ये फर्स्ट केस में यहाँ पे रेजोनेंस होती है, फिनाइल हाइड्रोजोन के केस में रेजोनेंस कैसे एग्जिस्ट करती है कि जो हाइड्रोजन कार्बन है बिटवीन द CH2 एंड H, जो मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन है दैट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन CH2 और जो कार्बन अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एटम, और फिर इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन हुई मिथाइल ग्रुप से वो इट इज लॉस्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। दूसरी तरफ ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड था वो पूरा बॉन्ड जो शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन एटम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन CH2 कार्बन एंड C कार्बन विच इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम। तो उसके वजह से कार्बन यहाँ पेंटावेलेंट हो जाएगा 1 और एक नया बॉन्ड बना 2, देन थर्ड बॉन्ड विद मिथाइल ग्रुप और 4 और 5 बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के साथ। तो वो पेंटावेलेंट नहीं हो जाए उसके लिए डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन एटम के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच नाइट्रोजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। साइमल्टेनियसली जो ये प्रोटोन आप देखिए कि मैंने डॉटेड एरो के साथ प्रोटोन की माइग्रेशन की है, ये देख पा रहे हैं आप इसको माइग्रेशन को? अनम्यूट करिए कोई और मुझे बताइए कि जो माइग्रेट किया है रेड में जो मैंने मेंशन किया है ना, अनम्यूट करो कोई, मुझे बताइए ये जो मैंने अभी ये जो माइग्रेशन आपको शो कर रही हूँ H plus from the CH2 will detach and it will form a new bond with the nitrogen। ये वाली चीज समझ आई, ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इस पर्टिकुलर स्टेप में?
कि जो Yes, बॉन्ड ma'am. टूटेंगे, हाँ, जो बॉन्ड टूटेगा तो वो नया बॉन्ड कहाँ बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का। और जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो एक नया बिल्ड हो रहा है। और कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एरो लगाते लगाते गलत हो गया है, कट लग गया है जो सी एन बॉन्ड है, तो उसको प्लीज आप अपने उसमें नोटबुक्स में ढंग से लिखना। ये कोई ऐसे जो मैंने काटा हुआ है ना कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कुछ भी नहीं है, वो मैं एरो लगा रही थी जो गलत लग गया था। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का जो अर्लियर इट वाज डबल बॉन्ड, नाउ इट इज अ सिंगल बॉन्ड। और नया बॉन्ड डबल कहाँ क्रिएट हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में। और साथ में H जो है दैट इज बीइंग माइग्रेटेड ऑनटू नाइट्रोजन एटम। तो ये जो फर्स्ट टू है वो कुछ भी नहीं है, वो फिनाइल हाइड्रोजोन है। और दोनों आपस में रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का मतलब हो गया कि इधर दिस स्ट्रक्चर और दैट स्ट्रक्चर, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ बॉन्ड की ही रीअरेंजमेंट हुई है। बट जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आता है इसके मैकेनिज्म का, दैट इज द अटैक ऑफ H प्लस आयन। तो जिंक क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड विल आल्सो बी देयर एज एच से, मतलब ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। और H प्लस ने किधर अटैक करना है, सबसे इजी अटैक सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो उसका सॉफ्टेस्ट टारगेट होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे दो नाइट्रोजन है हमारे पास। एक नाइट्रोजन जो है ऐसे N लिखा है एंड देन N लिखा है, वन नाइट्रोजन इज इमीडिएटली अटैच टू द रिंग कार्बन। और जो दूसरी नाइट्रोजन है वो अटैच है, ये जो इथाइनिक बॉन्ड बना हुआ है, इथीन का बॉन्ड बना उसके साथ अटैच है। तो अब इस प्रोटॉन के पास तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो रिंग वाली अटैच नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करे, या फिर वो अटैक करे उस नाइट्रोजन को जो कि इथाइलिनिक बॉन्ड के साथ अटैच है। तो व्हाट डू यू सी, अमन आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि ये दोनों में से कौन सी नाइट्रोजन पे अटैक करे? बेटा जो भी ये अनम्यूट हुआ है प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कीजिए बेटा अपने आप को, somebody has unmuted। जानवी, जानवी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ जानवी राणा, थैंक यू। तो अब मुझे ये जानना है, रुचिका आर यू देयर इन द क्लास? रुचिका, Yes. रुचिका ओके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन है राइट, तो दो नाइट्रोजन में से मैंने अटैक एक पे करवाया है, दूसरी पे अटैक नहीं कराया, दूसरी पे Yes. भी लोन पेयर था नाइट्रोजन पे, बट व्हाई ओनली दिस नाइट्रोजन एंड नॉट द अदर वन? रुचिका कैन यू हियर मी? क्वेश्चन समझ आ गया ना मेरा? ओके, शिल्पा आर यू देयर? यस मैम। हाँ बताओ ये ऐसा क्यों हुआ कि नाइट्रोजन मैंने इस पे अटैक कराया है और दूसरी नाइट्रोजन जो इमीडिएटली रिंग के साथ अटैच है उस पे अटैक नहीं कराया मैंने लोन पेयर पे, ऐसा क्यों हुआ? इसके हम्म, इसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल थे। और दूसरे के क्यों नहीं थे तो? Due to resonance, ma'am. वेरी गुड, कार्तिक इज देयर एंड ही हैज आंसर्ड दैट। देखो रेजोनेंस दोनों तरफ है, दूसरे वाला भी तो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है ना, तभी तो ये स्ट्रक्चर बना, ये रेजोनेंस के बाद ही स्ट्रक्चर बना। रेजोनेंस दोनों ही नाइट्रोजन पे है, बट एक जो नाइट्रोजन जिस पे अटैक नहीं हुआ है वो रिंग रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो देर इज मोर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इन द सेकेंड नाइट्रोजन जहां अटैक नहीं करा, और जिस पे अटैक किया उस पे रेजोनेंस कम थी, इसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के थे वो अवेलेबल थे प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं केमिस्ट्री के अपेयर करने हैं तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी चीज का अटैक होता है तो लोन पेयर देखने हैं, और उसके बाद लोन पेयर की पॉसिबिलिटी अगर दो है तो आपने आगे पीछे सारी जगह ये देखना है कि कहीं वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो नहीं है। इफ इट इज देयर तो आपने उसको रूल आउट करना है कि जो रेजोनेंस वाला है वो इन्वॉल्व नहीं होगा अटैक में। ठीक है, तो नाउ दिस प्रोटोन इज अटैकिंग द नाइट्रोजन विच इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो इसके वजह से क्या हो गया, उसने अपना
प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करके अपना लोन पेयर दे दिया। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये NH2 स्ट्रक्चर बन गया। साइमल्टेनियसली यहाँ से नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और वो आ जा रहा है नाइट्रोजन और रिंग कार्बन वाले रिंग कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, रिंग कार्बन वाले नाइट्रोजन और रिंग कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है। कैन यू सी दीज एरोज ना? ये जो एरोज मूव कराए हैं मैंने स्ट्रक्चर 2 में, ठीक है। तो इस मूवमेंट से क्या हो रहा है कि साइक्लाइजेशन, ये जो नए बॉन्ड बनने के, रिंग ने कार्बन को भी पकड़ लिया इस तरफ में, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट गया। ये चीज विजुअलाइज आप कर पा रहे हो? व्हाट एवर इज हैपनिंग, समझ आ रही है? अनम्यूट करके बताइए मुझे, समझ आया ये? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। तो अब आप स्ट्रक्चर नंबर 3 देखिए। ठीक है, पहले 2 स्ट्रक्चर्स देख लिए, उस पे H+ का अटैक भी देख लिया, और H+ के अटैक के साथ में 3 बॉन्ड और मूव हुए हैं। तो जो 3 बॉन्ड मूव हुए हैं तो उसकी वजह से कुछ बॉन्ड टूटे हैं और कुछ बने हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली वो बॉन्ड बनाने हैं। तो बने कैसे? नाइट्रोजन और जो रिंग वाली नाइट्रोजन थी वो और रिंग कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ऑलरेडी बेंजीन के बीच का डबल बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच का, वो शिफ्ट हो गया जो नया बॉन्ड इथाइलिनिक कार्बन के बीच में और रिंग कार्बन के बीच में बना। और साथ में नाइट्रोजन जिसने कि H+ को अकोमोडेट किया था बाहर से, उसने बॉन्ड को खींच लिया अपने पास। कौन से वाले? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो उसके पास में क्रिएट हुआ था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको भी अपने पास खींच लिया। तो अब फिर से नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है एंड एज अ रिजल्ट इट इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, स्ट्रक्चर 3 क्लियर हुआ आफ्टर द अटैक ऑफ प्रोटॉन? क्लियर हुआ स्ट्रक्चर 3 बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। 2 ही यस मैम है, बाकी यस मैम। हो गया है Yes, ना ma'am. क्लियर सभी को? हाँ, देन अब स्ट्रक्चर 3 को फिर से देखो। वहां पे जो रिंग कार्बन के ऊपर मैंने H अलग से लगा रखा है, उसको देखो सबसे पहले। ठीक है, तो जो रिंग कार्बन के ऊपर अलग से H लगाया है, जिसको रेड से एनसर्कल भी किया मैंने, उसका लॉस होगा एज H+। इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे ही छूट गया जो कि वापस रिंग में आएगा, दोनों कार्बन के बीच में फिर से वो बॉन्ड आएगा। एंड साइमल्टेनियसली जो नाइट्रोजन और रिंग कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया था, वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये जो प्रोटॉन लॉस हुआ था वो प्रोटॉन जो है दैट इज माइग्रेटिंग ऑन टू नाइट्रोजन। तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर है अब आपने उसको देखना है, और थर्ड के साथ में जब उसको कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे जो जो बॉन्ड जैसे जैसे टूटे हैं उस हिसाब से नए बॉन्ड भी बन गए हैं। कि बेंजीन पूरा कंप्लीट हो गया फिर से वापस, प्रोटॉन रिंग कार्बन से शिफ्ट होके नाइट्रोजन के ऊपर लग गया, तो एज अ रिजल्ट NH2 आ गया, और रिंग कार्बन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड था वो पूरा माइग्रेट हो गया है नाइट्रोजन के ऊपर। दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर के बाद अब आपने फिफ्थ स्ट्रक्चर पे कैसे जाना है? तो ये जो NH2 पॉजिटिव, साथ में जो ये NH2 पॉजिटिव डबली बॉन्डेड विद कार्बन एटम, यू कैन सी दैट वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को डबल बॉन्ड में से अपने पास शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये है पॉजिटिवली चार्ज इस समय। तो इसको अपने पास में न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड अपने पास रखना है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले लिया तो एज अ रिजल्ट जो कार्बन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो सपोर्ट में, हेल्प में कौन आ रहा है फिर? साथ में जो रिंग कार्बन के साथ अटैच्ड नाइट्रोजन है, थ्रू इट्स लोन पेयर इट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द कार्बन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फिफ्थ, फोर्थ से स्ट्रक्चर फिफ्थ के ड्यूरिंग सिर्फ 2 बॉन्ड्स की माइग्रेशन हो रही है, 2 बॉन्ड्स का ही इन्वॉल्वमेंट है कि रिंग नाइट्रोजन विल फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विद द कार्बन, जो एडजेसेंट कार्बन उसके साथ में थी जिसके साथ पहले बॉन्ड नहीं था, और साथ में कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन
में से नाइट्रोजन के पास में वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया। तो दिस इज फ्रॉम फोर्थ स्ट्रक्चर टू फिफ्थ स्ट्रक्चर रिंग साइक्लाइजेशन इज अकरिंग। साथ में आप ये देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसने क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो रिंग में आई है ना नाइट्रोजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं लिखना भूल गई हूँ, आप उसको लिखिए कि रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है, जो रिंग क्लोजर के बाद नाइट्रोजन है, उसके पास अभी भी 4 बॉन्ड्स है, 2 with hydrogen, 1 with carbon and another with ring carbon. As a result, it will be now positively charged. और फिर आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन रिंग वाली है वो प्रोटॉन रिलीज करेगी। दैट रिलीज प्रोटॉन डॉटेड लाइन में मैंने शो किया है रेड में कि जो प्रोटॉन रिंग नाइट्रोजन से शिफ्ट होके कहाँ शिफ्ट हो रहा है, साथ में जो NH2 ग्रुप पड़ा है उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो अपने आप ये न्यूट्रल हो गया, फिर रिंग नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन। और ये जो एडजेसेंट नाइट्रोजन थी वो बन जाती है NH3 पॉजिटिव। तो NH3 पॉजिटिव नहीं बने इसके लिए वो कार्बन से अपना बॉन्ड डिटैच करके इट विल बी लॉस्ट आउट एज अमोनिया मॉलिक्यूल, दैट इज NH3 के फॉर्म में वो निकल गया। बट उसने इलेक्ट्रॉन पेयर तो खींच लिया है, तो उसके वजह से जो कार्बन जिसके साथ वो पहले अटैच था उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए उस कार्बन के इमीडिएटली एडजेसेंट कार्बन जो है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है दैट विल आल्सो बी लॉस्ट आउट एज H+, leaving it as negatively charged. So negative charge carbon and positive charge carbon will form the bond, and there will be a double bond formed between the carbon 2 and carbon 3 in case of this cyclized structure. So there will be, in this last step, there will be loss of ammonia molecule and a proton molecule, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आके बनता है दैट इज 2-methyl indole। ये जो मैकेनिज्म आपको समझाया ये आपको समझ आया? यस मैम। सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. देखिए इसीलिए मैंने 2 पेन्स यूज किए हैं, 2 डिफरेंट कलर के, सो दैट कि आपकी जो रिंग में जैसे जैसे बॉन्ड्स मूव हो रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आई होप आई एम सक्सेसफुल कि मैं आपको समझा पाई हूँ। इन केस किसी को समझ नहीं आया होगा प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, है ना? चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट वील मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल। तो प्रॉपर्टीज में कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके। 10 आप आराम से देख सकते हैं कैसे हैं। 3 बेंजीन रिंग में है, 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है और 1 कार्बन 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंड इट इज ओबेइंग हक्कल रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ऑल्सो ओबेज हक्कल रूल। और रेजोनेंस एनर्जी इसकी है 200 किलो जूल, पर 200 किलो जूल में से 151 किलो जूल तो बेंजीन रिंग की ही है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दे विल, बिकॉज ऑफ दिस इट विल रिजेंबल पायरोल एंड नॉट बेंजीन। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बेंजीन की जैसा होना चाहिए, बट बेंजीन इसके साथ सिर्फ फ्यूज्ड है। और ओवरऑल जो रेजोनेंस एनर्जी अगर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता तो 300 के अराउंड होनी थी। इट इज जस्ट 200 kilojoules per mole. So properties are resembling more to the pyrrole. फिर आती हैं इसमें रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, बिकॉज इट इज एरोमेटिक, तो इसमें होनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे हम इसमें रेजोनेंस क्या है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पोजीशन कौन सी डिफाइन हुई है। तो आप देखिए मैंने इंडोल की नंबरिंग कैसे की है। नाइट्रोजन इज गिवन 1 नंबर, उसके बाद इमीडिएटली अगला कार्बन 2, देन 3, देन 4, बेंजीन रिंग की ओर शिफ्ट हो जाइए, 4, 5, 6 एंड 7। ब्रिज्ड कार्बन को हम नंबर नहीं करते हैं। अब मैंने बोला था ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यू कैन इजीली काउंट ऑन दिस स्ट्रक्चर कि यस इट इज अ 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 3 डबल बॉन्ड्स ऑन बेंजीन रिंग, 1 ऑन द पायरोल रिंग, 8 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज देयर इन द इंडोल। रेजोनेंस कैसे हो रही है?
तो ज्यादा नहीं, जस्ट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी इनफ। बाकी तो ये रिंग आगे बेंजीन रिंग तक भी जाती है रेजोनेंस, बट वी विल ओनली शो ऑन पायरोल रिंग, आगे बेंजीन रिंग पे हम नहीं शो करेंगे। तो फर्स्ट रेजोनेंस में नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दैट विल कम इन बिटवीन द कार्बन 2 एंड नाइट्रोजन एटम। जो स्ट्रक्चर नंबर 2 इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर नंबर 2 है, आप उसको देखिए तो नाइट्रोजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन नंबर 2, और साइमल्टेनियसली कार्बन 2 और 3 से शिफ्ट हो गया है जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन टू कार्बन 3, तो उसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, कार्बन 3 के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। फिर जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फॉर द टाइमिंग, सबसे पहले क्या होगा कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी डीलोकलाइजेशन होगी। डीलोकलाइजेशन कैसे होगी कि पहले बॉन्ड 4 5 और 6 7 के बीच में था, अब बॉन्ड आ जाएगा 5 6 के बीच में, 7 और ब्रिज्ड कार्बन के बीच में, और 4th और ब्रिज्ड कार्बन के बीच में। आगे आप देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है थर्ड पोजीशन का नेगेटिव चार्ज, अगेन इट इज इन रेजोनेंस विद द 4th एंड ब्रिज्ड कार्बन। देन उसके बाद जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, अगर सपोज ब्रिज्ड कार्बन और थर्ड कार्बन ऑफ द इंडोल, तो आगे नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑन टू 4th कार्बन। इसी तरीके से पूरी रेजोनेटिंग और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट वी आर ओनली कंसर्न विद दीज 3 स्ट्रक्चर। अब इन 3 स्ट्रक्चर से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज मींस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो कौन सी पोजीशन पे ज्यादा है पायरोल रिंग में, ऑन द थर्ड पोजीशन। तो which is clearly indicating electrophile which will come without electrons, a positively charged species will be forming the bond at position 3, क्योंकि उसने तो कैसे आना है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब ये मैकेनिज्म से भी जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी आता है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सबसे पहले, तो E पॉजिटिव विल कम एंड अटैक द इंडोर। जो पिछले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उससे क्लियर हो गया है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से इस थर्ड पोजीशन पे आके लगा, एज अ रिजल्ट कार्बन 2 के ऊपर आना है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन 2 पे क्रिएट हुआ, मैंने एक स्ट्रक्चर इसमें मिस कर दिया है, वो आप स्ट्रक्चर लिख लें कि इमीडिएटली जब इलेक्ट्रोफाइल की वजह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा कार्बन 3 पे, देन कार्बन 2 विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट कार्बन 2 जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ तब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वेयर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू द रेजोनेंस, और कार्बन 2 और नाइट्रोजन के बीच में पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन ये जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है जो क्रिएट हुआ, फर्दर वो पूरे आगे रिंग रेजोनेंस में भी जाना है। So there will be all other resonating structures are possible by the attack of electrophile at position number 3. And finally, last step में the loss of H plus ion and again double bond between the carbon 2 and 3. So this is about the electrophilic substitution reaction का mechanism कैसे होता है। Then next comes the types of electrophilic substitution reactions. मैंने ऑलरेडी नंबर किया हुआ है आपको, नाइट्रेशन होगी, क्लोरीनेशन होगी, देन फॉर्माइलेशन होगी एंड मर्क्यूरेशन होगी। ये पॉसिबल हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो नाइट्रेशन के लिए कंडीशन जो होती है दैट इज इथाइल नाइट्राइट एंड सोडियम इथोक्साइड। C2H5 इज इथोक्साइड और दिस इज इथाइल ग्रुप, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो दिस इज नोन एज इथाइल नाइट्राइट सोडियम इथोक्साइड। इसके प्रेजेंस में इसमें मैंने कार्बन थर्ड पे जो नाइट्रो ग्रुप लगाया उसको आप NO2 लिखो, वो NO ही रह गया है, दैट विल बी NO2। सो दिस विल बी 3 नाइट्रो इंडोल, इट इज टर्म्ड एज 3 नाइट्रो इंडोल। इधर आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, इधर इट विल बी NO2, ठीक है। देन सेकेंड रिएक्शन आएगी chlorination. Chlorination will be done using thionyl chloride, that is SO2Cl2, and SO2Cl2 will be simply acting as a chlorinating agent. उसमें chlorine supply करनी है at third position as an electrophile, and we will have 3
chloroindole as a product. Then comes the Gattermann-Koch reaction, which is formylation, or Willsmere-Hack reaction, that is also formylation. So Gattermann-Koch reaction की जो conditions होती हैं, reaction conditions, that is hydrogen cyanide, HCl and water. इन तीनों के प्रेजेंस में आपको क्लास में भी सिखाया है कि हाउ दैट CHO ग्रुप इज डेवलप्ड. पहले तो HCl HCN और H2O की इंटरेक्शन से हमारे पास CH2O पॉजिटिव ऐसा एक ग्रुप क्रिएट होता है, और उसके बाद दैट ग्रुप इट अटैक्स दिस. तो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि ये हाउ इट इज क्रिएटेड. जहां भी गैटरमैन-कोच रिएक्शन पायरोल में भी करवाई थी और फ्यूरान में भी करवाई थी, उधर एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस HCN और HCl and H2O combination it gets converted into CHO. And in the very same manner, there will be the second formylation reaction, that is Willsmere-Hack reaction, जिसमें कि NN डाइमिथाइल फॉर्माअमाइड. देखिए, ये अगर मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर नहीं होंगे तो हाइड्रोजन होगा, और जब ये हाइड्रोजन होगा तो हम इसको बोलते हैं फॉर्माअमाइड, CONH2. फॉर्माअमाइड है, बट क्योंकि इस पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, सो दिस इज डाइमिथाइल फॉर्माअमाइड. इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, CHO ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पे आके ट्रांसफर होता है फ्रॉम दीज रिएजेंट्स. सो ये दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी पास्ट में हमने बहुत सारे केसेस में किए हैं. एंथ्रासीन में भी किया है, फ्यूरान और पायरोल में भी किया है. देन नेक्स्ट कम्स द मर्क्यूरेशन. सो मर्क्यूरेशन भी ऑलरेडी वी हैव डन इन केस ऑफ दिस फ्यूरान. तो यहाँ पे HgOAc ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, और हाइड्रोजन फ्रॉम द रिंग विल बी गोइंग टू वन ऑफ द AC मॉलिक्यूल. तो उसमें हमारे पास ACOH is formed. So this is how both the position carbon number 2 and carbon number 3 will get the mercuric acetate group attached to it. ठीक है? So ये clear हुए electrophilic substitution reactions? Yes, ma'am. Are these clear? Yes, ma'am. ठीक ठीक है. चलिए, so next comes the reduction. इसके apart from electrophilic substitution reaction, we have reduction reaction. Reduction is done with tin and hydrochloric acid. अगर partial reduction करना है तो सिर्फ एक रिंग रिड्यूस होता है, डाईहाइड्रोइंडोल इज फॉर्म. ये partial reduction है. अगर आप complete reduction करेंगे तो दोनों रिंग रिड्यूस होंगे. In that case, hydrogen in the presence of nickel or platinum catalyst is employed. बट बुक में दे हैव मेंशन्ड ओनली दिस. आपको यहाँ से जो रिएक्शंस आ सकते हैं वो या तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंप्लीट द रिएक्शन करके आएंगे, या ये रिडक्शन ऐसे भी आ सकता है. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज द फिशर इंडोल सिंथेसिस जो अभी हमने किया. देन वी हैव अनदर रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन में यू कैन सी दिस इज अ पर एसिड. अगर ये ऑक्सीजन जो मैंने एरो हेड पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक ऑक्सीजन को लेबल किया, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होती तो ये एसिड है, कोई COOH ग्रुप है वो. बट क्योंकि इसमें एक एडिशनल ऑक्सीजन है, OOH है ये, तो इसकी वजह से इट इज टर्म्ड एज पर एसिड. तो दिस इज बेंजीन फिनाइल पर एसिड बोलते हैं इसको. और इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि जो 2 और 3 कार्बन का पूरी तरह से बॉन्ड क्लीव डाउन होता है, और बॉन्ड क्लीवेज से ये ऑक्सीजन फ्रॉम द पर एसिड इज सप्लाइड टू बोथ द कार्बन्स. और बोथ कार्बन पे जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो एक तरफ में तो CHO ग्रुप लगेगा, दूसरी तरफ में NCHO ग्रुप होगा. तो NCHO इज एक्चुअली फॉर्माअमाइड. फॉर्माअमाइड ग्रुप बन रहा है. अगर यहाँ फिनाइल ग्रुप नहीं हो इस नाइट्रोजन के साथ में तो हाइड्रोजन होगी, तो बन गया वो NH2CHO, दैट इज फॉर्माअमाइड. और पूरा अगर इसको हटा दूं मैं ये NHCHO को, सिर्फ यही बचे तो दैट विल बी बेंजोल्डिहाइड. सो इट इज नेम्ड एज 2-formamido बेंजोल्डिहाइड. मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेंजोल्डिहाइड 2 पोजीशन पे फॉर्माअमाइड ग्रुप लगा है. इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगी. देन नेक्स्ट कम्स द डाइमराइजेशन. So 2 molecules of indole either in the presence of HCl या कोई भी ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो भी होते हैं उनके प्रेजेंस में
बॉन्ड क्लीवेजेस होती हैं एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंडोल। एक इंडोल का 2 कार्बन होगा और एक इंडोल का 3 कार्बन इन्वॉल्व होगा। एक में 2 कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है और एक में 3rd कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ में वो दूसरी वाली जो कार्बन है उसके ऊपर आ जा रहा है प्रोटॉन, वो रिड्यूस्ड स्टेट में आ जा रही है। तो इस तरीके से डाइमर बनता है इंडोल का इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और HCl। And the last reaction is with the alkyl lithiums, which is here it is butyl lithium. So butyl lithium के presence में butyl group will carry a negative charge and lithium will carry a positive charge. So जो एरो लगाया है ना मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो एज H+ डिटैच होके माइग्रेट हो जाएगा C4H9 नेगेटिव पे, जिससे कि ब्यूटेन एलिमिनेट हो गया और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। That negative charge will be forming a ionic bond with lithium positive ion. Simultaneously next step में carboxylation होगी CO2 followed by hydrolysis in acidic condition. So with the help of this we will get a carboxylic group at nitrogen of indole. So this is all about the indole. I hope this is clear to all of you.